Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and today we are going to start our subject Pharmacology Unit First Multiple Question Answers. So basically ये जो सेक्शन रहेगा इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे फार्माकोलॉजी फर्स्ट पार्ट के एमसीक्यूज को। आपकी फार्माकोलॉजी जो है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, फार्माकोलॉजी फर्स्ट, फार्माकोलॉजी सेकंड एंड फार्माकोलॉजी थर्ड। यहाँ पर अभी हम फिलहाल के लिए फार्माकोलॉजी फर्स्ट जो रहेंगे उसके यूनिट वाइज एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज मतलब कि आपके पास एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे और उन ऑप्शंस में से आपको पढ़ करके डिसाइड करना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर है? तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि असेंशियल ड्रग्स आर, आपसे पूछा गया है कि असेंशियल ड्रग्स क्या होती हैं। तो बेटा असेंशियल ड्रग का मतलब होता है जो असेंशियल है, मतलब जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा नीडफुल है। ठीक है, तो असेंशियल ड्रग का मतलब है जो जिसकी बहुत ज्यादा नीड होती है पॉपुलेशन को, उसको बोलते हैं असेंशियल ड्रग। तो आपके पास ऑप्शन है कि असेंशियल ड्रग इज ऑप्शन ए लाइफ सेविंग ड्रग, सेकेंड drug that meet the priority healthcare needs of the population, third drug that must be present in the emergency bag of a doctor, and fourth the drug that are listed in the pharmacopoeia of the country। ठीक है, तो असेंशियल ड्रग क्या होती है, जैसे कि हमने बताया कि जो असेंशियल है मतलब कि हर पॉपुलेशन के हर पर्सन के पास वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। वो ड्रग जो कि हमारी पॉपुलेशन की जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स है उनको फुलफिल करती हैं, वो सारी ड्रग्स किसके अंदर आती हैं? आपके असेंशियल ड्रग्स के अंदर आती हैं। क्लियर? और आपके जो इमरजेंसी बेड के अंदर होती हैं वो आपके प्राइमरी नीड की मेडिसिन होती हैं। और फार्माकोपिया के अंदर तो डिफरेंट ड्रग्स हैं, जो आप पर्टिकुलर फार्माकोपिया जिस भी कंट्री का है उसके अंदर अगर वो ड्रग वैलिड है तो वो सब उसके फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहेंगी। और बाकी ऑप्शंस भी क्लियर है? ठीक है, कि लाइफ सेविंग ड्रग जो लाइफ को सेव करती हैं, जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स को मीट करती हैं वो आपकी असेंशियल ड्रग हो गई। और जो आपकी इमरजेंसी बैग में होंगी वो आपके फर्स्ट एड किट की ड्रग्स हो जाएंगी, है ना। और एक जो आपकी फार्माकोपिया में मेंशन्ड है वो सारी आपकी उस कंट्री के रेगुलेशंस को फुलफिल करने वाली ड्रग्स होंगी। क्लियर? नेक्स्ट है आपके सेकंड क्वेश्चन, दैट ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द फॉलोइंग रूट इज मोस्टली लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कि वो ड्रग्स जो कि आपके इन रूट से होके गुजरेंगी तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम ओरली ड्रग्स लेते हैं तो ओरली जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो आपके माउथ के थ्रू होते हुए आपके गट कनाल में जाती है, और गट कनाल में मतलब स्टमक में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी। इंटेस्टाइन किसके साथ कनेक्टेड है? लीवर के साथ। तो लीवर में जाएगी और लीवर में क्या होता है? ड्रग्स का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो वहां इसलिए आपकी जो ओरली ड्रग्स होंगी जिनको आप ओरल रूट से लेते हैं वो आपके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाती हैं, जबकि जिनको आप इंजेक्शंस के थ्रू लेते हैं या सबलिंगुअली भी अप्लाई करते हो तो वो सबलिंगुअली भी टंग से डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, रेक्टल रूट से भी डायरेक्ट आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। और जो भी आपके पेरेंट्रल है यानी इंजेक्शन से, चाहे वो सबक्यूटेनियस हो, इंट्राडर्मल हो, है ना, आईएम हो, आईवी हो, ये सब भी आपके सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ओरल है जो आपके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ओरल होगा। पर ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ओरल, सबलिंगुअल, सबक्यूटेनियस और रेक्टल। तो हमको पता है कि भाई सबलिंगुअल, रेक्टल और सबक्यूटेनियस ये तीनों तो नहीं जाते, कौन जाता है? सिर्फ ओरल जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओरल। क्लियर? थर्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एन ऑर्फन ड्रग इज। ऑर्फन ड्रग किसे कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है अ वेरी चीप ड्रग जो बहुत ही सस्ती होती है, सेकेंड अ ड्रग विच हैविंग नो थेरापेटिक यूज, वो ड्रग जिसका कोई भी थेरापेटिक यूज नहीं है, और थर्ड अ ड्रग दैट इज नीडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज, वो ड्रग जो कि रेयर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, एंड अ ड्रग विच एक्ट एज एन ऑर्फिनोन रिसेप्टर्स, वो ड्रग जो कि ऑर्फिनन रिसेप्टर्स पे जाकर काम करती है। तो मैं आपको बता दूं ऑर्फिनन रिसेप्टर जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए ऑप्शन ही गलत है।
है ना, ऑर्फिनल रिसेप्टर ही नहीं होते तो वहां पर ड्रग कैसे जाके बाइंड होगी, है ना। और वो ड्रग जिनके थेरापेटिक यूज नहीं है वो इनर्ट इनर्ट मटेरियल हो गया, है ना, चीप ड्रग का कोई क्लास नहीं है। दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दैट अ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट इन प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज। ऑर्फन ड्रग वो ड्रग होती है जो कि रेयर डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, मतलब वो डिजीज जो बहुत ही कम केसेस में होती है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है जिनको वो होती है, उसको बोलते हैं ऑर्फन ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, दैट ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट, कि जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है TDDS, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली ट्रांसडर्मल पेचेस लगते हैं, ठीक है, तो उनके साथ क्या क्या एडवांटेज है एक्सेप्ट, ध्यान रखिएगा एक्सेप्ट पूछा है, यानी कि 3 होंगे जो एडवांटेज होंगे और 1 होगा जो नहीं होगा, तो आपको वो जो नहीं है वही आपका आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका कि दे प्रोड्यूस हाई पीक प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, की जो TDDS होता है आपका ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये आपकी हाई पीक प्लाज्मा कंसेंट्रेशन अचीव कर पाता है, तो नहीं, है ना, क्यों नहीं कर पाता अभी मैं समझाती हूँ, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। सेकंड है कि दे प्रोड्यूस इन स्मूथ एंड नॉन फ्लक्चुएटिंग प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग, ड्रग की एकदम स्मूथ और नॉन फ्लक्चुएटिंग मतलब बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन जिसमें नहीं है वैसी प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन ये अचीव करता है। सी है दैट दे मिनिमाइज इंटर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द अचीव्ड प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन, कि प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन को अचीव करने के अंदर ये क्या करता है, किसी भी पर्सन में जो भी वेरिएशंस हो रहे होते हैं उसको मिनिमाइज कर देता है। ठीक बात है। फिर है कि दे अवॉइड हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ एन ड्रग, कि ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ओरली जो होता है उसी में हमारी ड्रग आपके मोस्टली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाती है। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है पहले ये समझो। आपने पैचेस देखे, सिंपली क्या करते हैं पैच को अप्लाई कर देते हैं, उसकी इंटरनल साइड पर ड्रग होती है, ड्रग जो होती है ना सीधा यहाँ से, जैसे मान लो कि आपके शोल्डर पे पैच लगाया है तो यहाँ से होती हुई पेनिट्रेट होती हुई स्किन के लेयर्स को पेनिट्रेट करती हुई सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। तो ये तो हो गया कि भाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसके अंदर उससे नहीं गुजरना पड़ता ड्रग को, बिल्कुल सही बात है। इसने भी कहा कि अवॉइड करता है, बिल्कुल सही बात है, तो ये सही हो गया, है ना, ये ऑप्शन करेक्ट है अपना, मतलब ऑप्शन करेक्ट नहीं है ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें तो एक्सेप्ट बताना है, हमारे राइट होंगे, एक होगा जो रॉन्ग होगा उसको हमें आंसर टिक करना है। ठीक है, एक क्या बोला हमने कि भाई जब इसके थ्रू जब यहाँ पर पेनिट्रेशन होता है ना तो एक कांस्टेंट रेट से आपकी ड्रग रिलीज हो रही होती है, तो ड्रग का स्मूथ आपके कंसेंट्रेशन मेंटेन होता है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता और किसी भी इंडिविजुअल के अंदर वेरिएशन भी नहीं होता ड्रग प्लाज्मा कंसेंट्रेशन में, तो ये वेरिएशन वाला भी सही हो गया और स्मूथ और नॉन फ्लक्चुएशन वाला भी सही हो गया। अब क्या बोल रहा है कि हाई पीक प्लाज्मा कंसेंट्रेशन अचीव करता है, नहीं, कांस्टेंट पीक प्लाज्मा कंसेंट्रेशन अचीव करता है, हाई नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, दैट इज वाई आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, इजी है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है अपने पास कि इन addition to a slow intravenous infusion which of the following route of administration allows for titration of dose of a drug with the response, क्या बोला है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने ये बोला कि इनमें से आपको बताना है कि स्लो इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, अगर स्लोली आईवी इन्फ्यूजन हो रहा है तो इनमें से कौन सा आपका रूट रहेगा जिसको हम टाइट्रेशन के लिए यूज करेंगे, यानी कि ड्रग की जो डोज रहेगी, ड्रग की डोज मतलब हम कितना ड्रग की डोज दे रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में कितना अपना रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइट्रेशन करेंगे तो टाइट्रेशन के लिए कौन सा रूट है आपका जो अलाउड करेगा, तो बेसिकली हमको यहाँ पर क्या पूछा है, हमको ये बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना पहले, कि भाई अगर आपके स्लोली आईवी इन्फ्यूजन हम कराते हैं, ठीक है, और उस स्लोली आईवी इन्फ्यूजन के साथ आपके कौन सा रूट होगा जो कि ड्रग की जो डोज रहेगी उस ड्रग की डोज के साथ यहाँ पर टाइट्रेशन को अलाउड करेगा और इस ड्रग के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं सबलिंगुअल रूट, ट्रांसडर्मल रूट, इनहलेशन रूट और नेजल इनसफलेशंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपके इनहलेशंस, क्योंकि यहाँ पर हम ड्रग को इनहेल करते हैं तो ड्रग को इनहेल करने पर भी उतनी ही कंसेंट्रेशन यहाँ पर प्रॉपरली मेंटेन हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर
आईवी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज वाई आपका करेक्ट आंसर हो रहा है इनहेलेशन। इनहेलेशन का भी वही सेम प्रिंसिपल होता है जो अपने आईवी में होता है, कि डायरेक्ट आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के ड्रग अंदर यहाँ पर आपकी ड्रग जाती है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर इनहेलेशन। क्लियर। देन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है दैट कंपेयर टू द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, एससी इंजेक्शन की बात हो रही है। द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दैट इज आईएम इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स, अगर हमको कंपेयर करना है कि एससी इंजेक्शन के कंपैरिजन में जो आईएम इंजेक्शन है वो कैसा है, तो आपके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, इट इज मोर पेनफुल, इसमें ज्यादा दर्द होता है। सेकेंड, इट प्रोड्यूसेस फास्टर रिस्पॉन्स, देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। देन आपके है कि इट इज अनसुटेबल फॉर द डिपोर्ट प्रिपरेशन, एंड फोर्थ इज इट कैरीज ग्रेटर रिस्क टू द एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। देखो पेन, सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि पेनफुल है, दोनों ही पेनफुल है, दोनों में इंजेक्शन लगता है, तो यहां पर तो कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। फास्टर रिस्पॉन्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, सब क्यूटेनियस में क्यूटेनियस लेयर में इंजेक्शन लग रहा है, जबकि इंट्रामस्कुलर के अंदर मसल में लगता है। मसल में लगने की वजह से उस ड्रग का अब्जॉर्प्शन फास्टर हो जाता है और एक्शन फास्टर देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि फास्टर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। थर्ड, ये बोल रहा है कि डिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए सुटेबल नहीं है। डिपोर्ट प्रिपरेशन मतलब वही पैचेस वाली बात हो रही है। तो आईएम के अंदर और एससी के अंदर हम दोनों में ही इंजेक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो डिपोर्ट प्रिपरेशन की कोई बात यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। और फोर्थ है कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन का मतलब होता है एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है। तो एलर्जिक रिएक्शन का भी इंजेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, इंजेक्शन में मोस्टली पेन होता है ना, कई बार वो पंचर होती है आपकी स्किन, तो इस वजह से पेन होता है और रेडनेस हो जाती है थोड़ी बहुत, बस, बाकी कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन वैसे कोई देखने को नहीं मिलती। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों के कंपैरिजन में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन आईएम में होगी, दोनों में सेम पंचर ही होगा, दोनों के अंदर इंजेक्शन ही लगेगा। बस ये होगा कि आईएम में रिस्पॉन्स आपको फास्टर देखने को मिलेगा क्योंकि मसल में जाकर के इंजेक्शन लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following drug is administered by intranasal spray or application for the systemic action? इनमें से आपकी कौन सी ड्रग है जिसको हम इंट्रानेजल स्प्रे की फॉर्म में या इंट्रानेजली यहां पर अप्लाई कर सकते हैं सिस्टमिक एक्शन देखने के लिए? ड्रग्स के बारे में बताया है और ड्रग्स में से पूछा है कि इनमें से कौन सी ड्रग को आप दे सकते हो। ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है फिनाइलेफ्रीन, डेस्मोप्रेसिन, एजेलास्टीन एंड बेक्लोमिथासोन डाइप्रोपियोनेट। ठीक है। तो यहां पर आपको सिंपली ध्यान रखना होगा कि आपकी ड्रग है डेस्मोप्रेसिन, जिसको हम नेजल इंट्रानेजली रूट के थ्रू देते हैं यहाँ पर, है ना। ये सिंपली लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है कि सिस्टमिक एक्शन अगर आपको चाहिए तो इंट्रानेजली आप कौन सी ड्रग दे सकते हैं, डेस्मोप्रेसिन। ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट है, select the route of administration which carries the highest risk of adversely affecting vital functions। इनमें से हमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को चूज करना है जिसको सबसे ज्यादा हायर रिस्क है कि भाई वो एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है, उसकी जो वाइटल फंक्शन है सबसे ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर इंजेक्शन की बात हो रही है, इन चारों इंजेक्शंस को देते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सा वाइटल फंक्शन यहाँ पे अफेक्ट होगा, तो कौन सी इंजेक्शन से होगा बेसिकली। तो फर्स्ट है आपके इंट्रा आर्ट्रियल, ऑब्वियस सी बात है, इसको आर्टरीज किया जाएगा। इंट्राथीकल, इसको थीकल थीकल कैविटी के अंदर, है ना, यानी कि आपके जॉइंट्स में एंटर किया जाएगा, आर्टिकुलर होता है सॉरी वो। नेक्स्ट होता है इंट्रावीनस, इसको ऑब्वियस सी बात है वेन्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इंट्रामस्कुलर, इसको मसल्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है। तो यहां पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आपका इंजेक्शन होगा जो सबसे ज्यादा रिस्की होगा, तो सबसे ज्यादा रिस्की होगा आपके इंट्रावीनस, क्योंकि यहां पर आपकी जो ड्रग होगी वो वेन्स में जाएगी। ठीक है। और अगर इसमें कोई भी इशू हुआ तो कहीं ना कहीं आपके जो वाइटल फंक्शंस होंगे बॉडी के वो अफेक्ट होंगे। ठीक है। वैसे तो सभी यहाँ पर बहुत ही सेंसरी पार्ट हैं, जैसे आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, ठीक है, थीकल कैविटीज हो गई, और आपकी मसल हो गई, तो ये सभी बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है और सभी आपके वाइटल फंक्शंस को अफेक्ट करेंगे। पर सबसे ज्यादा रिस्क में कौन है कि वेन्स। ठीक है। सबसे ज्यादा वीनस। अगर आपने जैसे देखा भी होगा कि लोग जो सुसाइड करते हैं वो सबसे पहले अपनी वेन्स काटते हैं, वेन्स ही कट की जाती है, तो उसकी वजह से इंस्टेंट डेथ हो जाती है ना। तो इसीलिए वेन्स सबसे ज्यादा यहाँ पर अफेक्ट कर रही है, क्योंकि वेन्स को अगर थोड़ा सा भी हार्म होता है तो सिंपली डेथ की तरफ
अग्रसर हो जाता है, सिंपली डेथ हो जाती है। तो इसलिए वेन्स को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, बहुत ध्यान से इंजेक्शन लगाने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन हास्टन्स द एक्सक्रीशन ऑफ। देखो इसमें ना एक बेसिक कंसेप्ट है, क्या बोल रहे हैं, यूरिन का क्या हुआ है आपके एल्कलाइजेशन। एल्कलाइजेशन का मतलब क्या है कि यूरिन की जो पीएच है वो कैसी हो गई है, बेसिक। ठीक है, बेसिक का मतलब है कि आपके पीएच कितने हो गई है, 7 से ज्यादा हो गई है। ठीक है, यही है। तो अब ये बोल रहा है कि अगर आपका यूरिन जो है वो एल्कलाइनेशन कर रहे हैं हम उसका, एल्कलाइनेशन ऑफ यूरिन हास्टन द एक्सक्रीशन ऑफ। अगर आपके एल्कलाइनेशन होगा यूरिन का तो किसके एक्सक्रीशन को फास्ट करेगा, तो देखो एल्कलाइन है तो किसके साथ फटाफट फटाफट बाइंड करेगा, एसिड के साथ, है ना। और एसिड के साथ बाइंड करके एसिड को एलिमिनेट करा देगा, एसिड न्यूट्रलाइज होता जाएगा और एलिमिनेट होता जाएगा। तो बेसिकली एल्कलाइनेशन में किसको एलिमिनेट कराएगा, एसिड को। तो आपके पास ऑप्शंस हैं वीकली बेसिक ड्रग्स, वीकली एसिडिक ड्रग्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन पोलर ड्रग्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपके वीकली एसिडिक ड्रग्स की। जो एसिडिक ड्रग्स होंगी वो आपकी इजीली फास्टली एलिमिनेट होती जाएंगी, है ना। और बेसिसिटी जो है यहाँ पर बढ़ती जाएगी। एल्कलाइनेशन में क्या होगा, बेसिसिटी इंक्रीज होगी और एसिडिटी रिड्यूस होगी, क्योंकि एल्कलाइन ड्रग इजीली फास्टली निकल जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफ्यूजन ऑफ ए ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पर ना अलग अलग कंसेप्ट है। डिफ्यूजन जो होता है वो पेसिव होता है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो कि ये आपका ए एरिया है, ये आपका बी एरिया है, तो यहाँ पर आपके ड्रग की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है आपकी, ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन पोटेंशियल से लोअर कंसंट्रेशन पोटेंशियल की तरफ जो ड्रग का मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि दिस डिफ्यूजन ऑफ एन ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज डिपेंड अपॉन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे डिपेंड करता है क्या, नहीं। It is competitively inhibited by the chemically altered drug। chemically altered drug से change होगा नहीं, concentration से affect होगा। It is affected by extent of ionization of drug molecule। बिल्कुल, drug molecule का अगर ionization हो जाएगा, जैसे मान लो कि अगर non ionized condition में है तो यहाँ पर कम concentration है, और अगर वो आयनाइज हो जाए मतलब अपने आयंस में टूट जाए तो उसकी आयंस की concentration बढ़ जाएगी, और फिर आयंस की concentration के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आयनाइजेशन से वो अफेक्ट होगा, बिल्कुल सही बात है ये। एंड इट एग्जिबिट सैचुरेशन काइनेटिक्स, सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो करता है। वैसे ऑफ कोर्स यहाँ पर दोनों तरफ अगर कंसर्न इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो आपकी मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, लेकिन सैचुरेशन नहीं होता। एक्चुअली में इक्विलिब्रियम हम ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा कि इक्विलिब्रियम तक यहाँ पर इक्विलिब्रियम काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ना कि सैचुरेशन काइनेटिक्स को। सैचुरेशन का मतलब तो ये होता है कि 10 मॉलिक्यूल है, 10 के 10 इधर चले गए, सैचुरेशन आ गया, रिसेप्टर थे यहाँ पर 10 इसलिए 10 ही बाइंड कर सकते थे, वो होता है सैचुरेशन। तो सैचुरेशन नहीं होगा यहाँ पर, है ना, इक्विलिब्रियम ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ, ड्रग मॉलिक्यूल के आयनाइजेशन के एक्सटेंड से ये बिल्कुल अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, that majority of the drugs cross biological membrane primarily by passive diffusion, facilitated diffusion, active transport and pinocytosis। कि जो मोस्ट ऑफ द ड्रग होती है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से कैसे पास होती है, डिफ्यूजन से, है ना, या हम कह सकते हैं पेसिव डिफ्यूजन से, है ना। डिफ्यूजन में भी कौन सा, पेसिव डिफ्यूजन। पेसिव डिफ्यूजन का मतलब होता है सिंपली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग का जाना, जो कि बहुत इजीली हो जाता है और मोस्टली ड्रग इसी को फॉलो करती हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू वहां पर ड्रग हायर कंसंट्रेशन से ही जाएगी, लेकिन किसी कैरियर मॉलिक्यूल की हेल्प से जाएगी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल उल्टा होता है इसका। इसके अंदर क्या होता है, आपकी लोअर कंसंट्रेशन से आपकी जो ड्रग होती है वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और फोर्थ होता है आपकी पिनोसाइटोसिस, जिसको बोलते हैं हम सेल ड्रिंकिंग, जिसके अंदर जो आपकी सेल होती है वो इस तरीके से शूडोपोडिया बना करके और क्या करती है, जो वाटर मॉलिक्यूल होती है उसको इनगल्फ कर लेती है, उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, जिसमें क्या होता है, ड्रिंकिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है, वाटर होता है, उसको सेल क्या कर लेती है, इनटेक कर लेती है। क्लियर। नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन नंबर 12,
that which of the following drug is mostly likely to be absorbed from the stomach, इनमें से कौन सी ड्रग है जो स्टमक में अब्सॉर्ब होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं स्टमक का जो पीएच होता है ना वो होता है एसिडिक। ठीक है, तो जो आपकी बेसिक ड्रग्स होगी वो मोस्टली यहाँ पर अब्सॉर्ब होंगी, और आपकी जो इंटेस्टाइन होता है उसका पीएच होता है क्या, एल्कलाइन। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एसिडिक ड्रग्स होगी वो यहाँ पर अब्सॉर्ब होंगी। तो आपके पास अच्छा एक और चीज यहाँ पर मैं आपको ट्रिकी चीज बताती हूँ कि आप ना यहाँ पर आयन से भी ऑब्जॉर्व कर सकते हो कि भाई जो आपके आयन्स होंगे ना उसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे कि ट्रिकी चीज है कि जैसे मॉर्फिन और सल्फेट, सल्फेट यानी SO4-2 है ना। सेकेंड ऑप्शन है डाइक्लोफिनेक सोडियम, सोडियम यानी कि Na+ का सॉल्ट, हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड, ब्रोमाइड मतलब Br-, एंड क्यूनिन डाइहाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, डाइहाइड्रोक्लोराइड यानी अगेन क्लोराइड। तो आप देख सकते हो ये भी माइनस माइनस माइनस, सिर्फ एक ही पॉजिटिव है तो यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि तीन ऑप्शन सेम हो जाएंगे और एक अलग हो जाएगा तो वो भी करेक्ट आंसर हम इजीली इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए भी आपका डाइक्लोफिनेक सोडियम लगा सकते हो। वैसे तो पीएच बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई अगर पीएच स्टमक की ये है तो ये वाली ड्रग्स अब्सॉर्ब होगी, और पीएच क्योंकि इंटेस्टाइन की अल्कलाइन होती है तो इस तरीके से ये वाली ड्रग अब्सॉर्ब होगी। ठीक है, तो वैसे पीएच बेस्ड क्वेश्चन है पर ये ट्रिक हम अपना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन वीकली एसिडिक ड्रग, इनमें से कौन सी आपकी वीकली एसिडिक ड्रग है ना। तो यहां पर भी आप सेम ट्रिक अपना सकते हो। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी ड्रग एसिडिक है कौन सी बेसिक है, पर मोस्टली जैसे स्टूडेंट्स को नहीं पता तो सेम ट्रिक अपनाओ। जैसे कि ऑप्शन है एट्रोपिन सल्फेट, सल्फेट यानी SO4-2, क्लोरोक्वीन फॉस्फेट, फॉस्फेट यानी कि PO4-3, इफ्रिडीन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोराइड मतलब Cl-, और फिनाइल टोइन सोडियम, तो सोडियम मतलब Na+। तो ये आपको एक चीज और फिर पता चल गई, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये सोडियम प्लस, तो इसलिए आपका आप ऐसे भी आंसर लगा सकते हो कि फिनाइल टोइन सोडियम। ठीक है, बाकी वैसे आपको ध्यान रखना है कि ये आपके एसिडिक ड्रग है और आपके बाकी ये तीनों जो है एल्कलाइन ड्रग है। ठीक है, ये तो मेमोरी बेस्ड हो गया और ये ट्रिकी बेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 14, दैट एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एन सबस्टांस अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। यहां पर जब कोई सबस्टांस आपके एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि यहां पर लोअर कंसंट्रेशन से आपकी वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट यानी कि एक होगा जो नहीं देखने को मिलेगा, बाकी तीन आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है कि इट इज स्पेसिफिक, बिल्कुल सही है, कुछ ही पर्टिकुलर ड्रग्स है जो इसको फॉलो करती है, बाकी मोस्टली आपके क्या करती है, पेसिव डिफ्यूजन, है ना। तो ये स्पेसिफिक है, बिल्कुल सच बात है। इट इज पीएच डिपेंडेंट, नहीं, पीएच का कोई लेना देना नहीं है। थर्ड, इट इज सैचुरेबल, बिल्कुल इसके अंदर भी सैचुरेशन स्टेट आएगी, एक लिमिट स्टेट तक ही हम बिल्कुल एनर्जी अप्लाई करके, क्योंकि एनर्जी बेस्ड होता है पूरा प्रोसेस, तो एनर्जी अप्लाई करके लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में भेज पाते हैं। एंड इट रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी, बिल्कुल जैसा मैंने जस्ट कहा कि एनर्जी एक्वायर करके ही ये हो पाता है ना। तो मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायर करता है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, पीएच डिपेंडेंट वाला, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच गवर्न्स डिफ्यूजन ऑफ ड्रग्स अक्रॉस द कैपिलरीज अदर देन दोज इन द ब्रेन इज, कि भाई यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी हेल्प से आपके ड्रग्स का डिफ्यूजन होता है कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है, ब्रेन के अंदर, तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट तो नहीं पूछा, नहीं, ठीक है, तो क्या है आपके पास ऑप्शंस कि ये दोबारा समझो क्या बोल रहा है कि आपका ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के अंदर आपकी काफी सारी यहाँ पर कैपिलरीज है और कैपिलरीज के अंदर ड्रग्स का डिफ्यूजन हो रहा है। तो डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले या मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस डिफ्यूजन के लिए वो कौन सा है, तो आपके पास ऑप्शन है ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरी, कैपिलरी के थ्रू जितना ज्यादा ब्लड फ्लो रहा होगा उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा, बिल्कुल सही बात है। ड्रग लिपिड सॉलिबिलिटी, बिल्कुल सॉलिबिलिटी भी यहाँ पर अफेक्ट करेगी, लेकिन वो ये है कि इंपॉर्टेंट है पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल भी डिफ्यूज होंगे और जो आपके ऑयल सॉल्युबल है लिपिड सॉल्युबल है वो भी डिफ्यूज होंगे।
ड्रग का पीके वैल्यू और मीडियम का पीएच। तो सब वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, ड्रग का पीके वैल्यू भी मैटर करता है, पीएच भी मैटर करती है, पर ये जो है ना स्टमक के केस में ज्यादा, जो जीआईटी वॉल से यानी कि ओरल रूट की ड्रग होती है ना, वहां पर ये ज्यादा कंसिडरेशन में होती है। लिपिड सॉलिबिलिटी आपके स्किन पेनिट्रेशन के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ पर कैपिलरीज के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि भाई ब्लड कितना फ्लो हो रहा है, ब्लड जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ही आपके ड्रग डिफ्यूज हो पाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स कैन अल्टर द ओरल अब्जॉर्प्शन ऑफ मेनी ड्रग्स बाय, कि जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं ना, ठीक है, वो कैसे आपके ड्रग के ओरल अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर इनका पे हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि हम फार्माकोलॉजी फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो जब हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट पढ़ेंगे तब हम इस कंसेप्ट को और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये ओरल अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते होंगे। बाकी अभी के लिए हमारे को सिर्फ चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये क्या करते हैं, जो हमारा स्टमक में हम इसको लेते हैं ओरली रूट से, तो गट मोटिलिटी को ये अफेक्ट कर देते हैं। अभी के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन जब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का, तब हमें ये पूरी बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से इनका फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, यानी कि कैसे इनका अब्जॉर्प्शन होता है, जहां पर ये गट मोटिलिटी को अफेक्ट कर पाते हैं। तो वैसे आपके ऑप्शन है कि कॉम्प्लेक्सिंग विद द अदर ड्रग्स इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमिन, तो कॉम्प्लेक्सेशन यहाँ पर नहीं होता, कॉम्प्लेक्सेशन मोस्टली मेटल आयन के केस में होता है ना, वो आपकी चिलेशन करती है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अल्टरिंग द गट फ्लोरा, गट फ्लोरा पे कोई इफेक्ट नहीं होता, एंड डैमेजिंग द गट म्यूकोसा, म्यूकोसा को भी बिल्कुल कोई अफेक्ट नहीं करता। सिर्फ गट की जो मोटिलिटी है, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, जो पेरिस्टलिसिस मूवमेंट हो रहा होता है, उसको ये अफेक्ट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एन ड्रग रेफर्स टू। देखो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि बायोलॉजिकली जो अवेलेबल ड्रग है ना, उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। यानी कि जैसे मान लो आपने 100 ग्राम ड्रग खाई, है ना, अब आपने खाई, आपने जैसे ओरली रूट से खाई, तो आपकी गई, फिर वो थोड़ी सी आपके कहीं अब्जॉर्ब हो गई, कहीं रिटेन हो गई, कहीं पेनिट्रेट मतलब बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाई, तो अल्टीमेटली लास्ट में आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर कितनी ड्रग पहुंच पाई, है ना, क्योंकि अलग अलग बैरियर्स को क्रॉस करना होता है, उसको अलग अलग पीएच वगैरह को हैंडल करना होता है ना। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में भी जाती है कई ड्रग्स जो ओरली रूट से लेते हैं, स्पेशली उनके केस में। तो वहां पर आपने जितनी ड्रग ली और कितनी आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच पाई, उसको बोलते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म। बिल्कुल सही बात है कि भाई आपने जो परसेंटेज, उसका परसेंटेज जो आपने ड्रग ली है, एडमिनिस्टर करिए, उसका कितना परसेंटेज आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में बिना चेंज हुए एज इट इज पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है। सेकंड है रेशियो ऑफ ओरल एंड पेरेंटल डोज, नहीं, ओरल रूट और पेरेंटल रूट आईवी रूट का रेशियो नहीं। रेशियो ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग टू दैट एक्सक्रीटेड इन द फीकल मटेरियल, नहीं, क्या आपने ओरली कितनी ली और फीकल मटेरियल में कितनी निकली, उसका रेशियो नहीं। थर्ड है रेशियो ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज इन द यूरिन टू दैट एक्सक्रीटेड एज ए मेटाबोलाइट, कि भाई आपके यूरिन में जितनी ड्रग निकल रही है और एज ए मेटाबोलाइट कितनी ड्रग निकल रही है अदर रूट से, उसका रेशियो, ये भी नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट ये कि आपने कितनी ड्रग ली, कितनी आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में बिना चेंज हुए एज इट इज पहुंच गई, उसको बोलते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 18, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच गवर्निंग अब्जॉर्प्शन ऑफ एन ड्रग फ्रॉम इंटेक्ट स्किन इज, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है जब हम ड्रग को स्किन के थ्रू लेते हैं तो वो ड्रग के अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिपिड सॉल्युबिलिटी, क्योंकि वाटर सॉल्युबल हमारी जो स्किन की लेयर है ना, मेनली क्या होता है कि ये लिपिड सॉल्युबल है, मतलब लिपिड को तो पेनिट्रेट होने देती है लेकिन वाटर को पेनिट्रेट नहीं होने देती, है ना। वरना क्या होता है, आप हाथ धोते और हाथ को आपको सुखाना नहीं पड़ता, पोंछना नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारा ही अब्जॉर्ब कर लेती है, पर ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करती है, मोस्टली लिपिड को अब्जॉर्ब करती है। तो यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पर गवर्निंग है इंटेक्ट स्किन से अब्जॉर्प्शन के लिए, वो है उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो आपके पास ऑप्शन है ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट, अच्छा ये भी अफेक्ट करता है थोड़ा बहुत, नॉट ऑन दैट एक्सटेंड, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछा है
तो इसलिए मॉलिक्यूलर वेट भी करता है यहाँ पर ना, स्पेशली जब मेटाबॉलिज्म कराते हैं तब वहां पे बताते हैं कि इतने से इतने मॉलिक्यूलर वेट का होगा तो फिर इस मेटाबॉलिज्म में जाएगा, इतने से इतने में होगा तो फिर इसमें जाएगा, ऐसे। तो वहां पे मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है मेटाबॉलिज्म के अंदर। साइट ऑफ एप्लीकेशन, स्किन के अंदर पूरी बॉडी का स्किन पार्ट एक जैसा ही है, चाहे बस ये है कि कहीं पे थोड़ी थिन लेयर है, कहीं पे थोड़ी नंबर ऑफ लेयर्स ज्यादा हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी सब पूरी स्किन है सेम ही लेयर की, है ना, बस नंबर ऑफ लेयर्स आपकी ज्यादा हो सकती है। तो साइट ऑफ एप्लीकेशन नहीं। लिपिड सॉलिबिलिटी, बिल्कुल हाँ, लिपिड सॉलिबिलिटी काफी ज्यादा यहाँ पे अफेक्ट करता है। फोर्थ है आपकी नेचर ऑफ द बेस यूज इन द फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए जो आपने बेस यूज किया है उसका नेचर वो भी अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं वैसे तो, पर मोस्टली यहाँ पर हम लिपिड सॉल्युबल बेस ले लेंगे तो फिर हमको ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो बेस का नेचर अफेक्ट करता है पर नॉट ऑन दैट एक्सटेंट, इसलिए करेक्ट आंसर है लिपिड सॉल्युबल। ये भी अफेक्ट करता है, ये भी करता है लेकिन उतना नहीं, ये भी करता है पर उतना नहीं, तीनों फैक्टर अफेक्ट करते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, लिपिड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंसेस among the oral formulation of a drug are most likely to occur if the drug is freely water soluble, is completely absorbed, is incompletely absorbed and undergoes little first pass metabolism। क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो ड्रग है उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है ना, ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी मतलब कि वो कितना बायोलॉजिकली अवेलेबल होगा, कितना सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा, ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ड्रग की ओरल फॉर्मुलेशन के अंदर, ये मोस्टली आपको कब देखने को मिलेगा, ठीक है, ये जो मोस्टली डिफरेंस आपको कब देखने को मिलेगा, जब आपकी ड्रग फ्रीली वाटर सॉल्युबल होगी नहीं, जब कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाएगी नहीं, तब भी नहीं देखने को मिलेगा, जब वो इनकम्प्लीटली अब्सॉर्ब होगी, है ना, जब वो प्रॉपरली अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगी ना, तब आपको बायो अवेलेबिलिटी में डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है वो पूरी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए, पूरी तरीके से पेनिट्रेट हो जाए तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पूरी पहुंच पाएगी, है ना। लेकिन जब वो पूरी तरीके से अब्सॉर्ब होकर के आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंच पाएगी, तभी तो डिफरेंस देखने को मिलेगा ना। इसलिए आपका करेक्ट आंसर है कि जब वो क्या होती है, आपके इनकम्प्लीटली अब्सॉर्ब होती है ना, कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाएगी तब तो 100% कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जब वो वाटर सॉल्युबल होगी, फ्रीली वाटर सॉल्युबल, तो भी आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जब आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत ही कम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, ध्यान रखो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर ज्यादा है तो वो भी डिफरेंस क्रिएट कर देगा, लेकिन क्योंकि हमने मेंशन किया लिटिल, है ना, तो बिल्कुल ना के बराबर डिफरेंस वो क्रिएट कर पा रहा है। तो मेन डिफरेंस कौन क्रिएट कर पा रहा है कि वो ड्रग अब्सॉर्ब ही नहीं हो रही। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट इज इनकम्प्लीटली अब्सॉर्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी एट अ गिवन मोमेंट इज 2.0 ग्राम is 2 gram and its plasma concentration is 25 microgram per ml, thus its volume of distribution। ठीक है, यहाँ पर सिंपली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है आपको कि एक ड्रग है, उसका जो टोटल अमाउंट है बॉडी के अंदर वो है आपका 2 ग्राम्स, ठीक है, और प्लाज्मा कंसेंट्रेशन दे रखी है आपको 25 माइक्रोग्राम पर एमएल। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर सिंपली आपने क्या करना है, एक एक चीज मैं बताती हूँ आपको, एक तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि कितना वॉल्यूम है आपका ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्रग की डोज डिवाइडेड बाय उसकी डोज इन द प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है हमारे पास, देखो कि ड्रग की डोज कितनी है आपकी 2 ग्राम्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय उसकी प्लाज्मा में कितनी कंसेंट्रेशन है 25 माइक्रोग्राम पर एमएल। ठीक है, तो यहां पर इसको माइक्रोग्राम को ग्राम में अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना होता है 2 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -6। यहां पर ऊपर ग्राम से, नीचे ये माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई एमएल,
ml डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो ये ml में ऊपर आ गया, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ठीक है। अब आपके 10 की पावर -6 से ये ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, 10 की पावर 6 प्लस में आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 2 डिवाइडेड बाई 25 और ऊपर आ गया 10 की पावर 6 और ये आ गया इधर आपके ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो चुका है। अब यहां पर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई विथ 100, क्योंकि 5 और 6 हो गए 6 जीरोस, तो 10 की पावर 4 और 100, ठीक है। 25 से 100 कैंसिल हुए 4 टाइम्स, तो आपके आया 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 4, दैट मीन्स 8 इंटू 10 की पावर 4। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 8 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1000, 30 40 है ना, 30 एक तरफ लिख दिया, 10 एक तरफ लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपकी क्या 80, तो ये हो गया आपके 80 इंटू 1000 और ये किसमें है आपके ml में, और 1 ml में कितने लीटर, 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000, तो यहाँ 1000 ml की जगह क्या लिख देंगे 1 लीटर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80 लीटर्स, ठीक है। दोबारा समझो, एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा समझो। क्या बोल रहे हैं, हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास कि आपके ड्रग की जो कंसेंट्रेशन बॉडी में प्रेजेंट है दैट इज 2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय उसकी प्लाज्मा प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन दैट इज 25 ग्राम्स, 25 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। तो हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ, अरे यार ये पेन सही चल रहा, रुको एक मिनट, क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 2 इन ग्राम डिवाइडेड बाई 25 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम का मतलब होता है 10 की पावर -6 इंटू, इसको माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया तो 10 की पावर -6 आ गया, ग्राम पर ml हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये ml नीचे है ऊपर जाएगा, है ना, डिवाइड में है ना तो ऊपर चला जाएगा, और ये 10 की पावर -6 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 की पावर 6 आ गया डिवाइडेड बाई 25 और ये आ गया आपकी ml में। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 80 इंटू 1000 ml, इसको हम लिख सकते हैं 80 लीटर्स, बस ये तो यूनिट चेंज करिए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 80 लीटर, सिंपली 80 लीटर्स हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फार्माकोकाइनेटिक्स इज, आपको पता है फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, एक तो होता है आपकी फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोलॉजी को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, और फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर मोस्टली पढ़ा जाता है ड्रग का अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, कि कैसे ड्रग जो है बॉडी में रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ अ ड्रग, सेकंड द स्टडी ऑफ अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ अ ड्रग, दैट मींस ड्रग की एडीएमई की स्टडी, बिल्कुल सही यही है। ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये फार्माकोडायनेमिक्स हो गया, एंड द स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट, न्यू ड्रग डेवलपमेंट करने के मेथड्स, नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया बी, दैट इज स्टडी ऑफ अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ इन ड्रग, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या क्या आता है, देखो, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन ड्रग, अनवांटेड इफेक्ट ऑफ एन ड्रग, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन मेडिसिनल एजेंट, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन एन ऑर्गेनिज्म। ये तो हमने अभी डिस्कस किया ना कि एडीएम ही आता है, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, तो वही तो है कि डिस्ट्रीब्यूशन आता है, बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन ड्रग इन एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ऑफ द ड्रग अब्जॉर्प्शन इन जीआई ट्रैक्ट, जब जीआई ट्रैक्ट के अंदर ड्रग की अब्जॉर्प्शन होती है तो जो मेन मैकेनिज्म अप्लाई होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मोस्ट ऑफ द ड्रग पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही अब्जॉर्ब होती है, कुछ स्पेशल केसेस है जब फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हम यूज करते हैं, या फिर हम पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस को यूज करते हैं। तो यहाँ पर बहुत कॉमन जो यूज है वो आपका है पैसिव डिफ्यूजन, तो लिपिड डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन इसको बोलते हैं। बाकी अदर ऑप्शन है एक्टिव डिफ्यूजन, दैट इज अ कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन, फिल्टरेशन फॉर एक्वस डिफ्यूजन एंड एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। नहीं, करेक्ट आंसर हो गया डिफ्यूजन, सबसे जो कॉमन है वो डिफ्यूजन है।
वो भी पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, सबसे कॉमन यही है, मेन मैकेनिज्म यही होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन। ये तो रिपीट हो गया कि बायो अवेलेबिलिटी मतलब कि कितना ड्रग कंसंट्रेशन आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में प्रेजेंट है, और या फिर हम कह सकते हैं कि बिना चेंज, इन अनचेंज फॉर्म। तो ऑप्शंस हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, डिग्री ऑफ एन सबस्टांस कि कितना प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग करेगा, नहीं। परमिबिलिटी थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर, नहीं। Friction of an unchanged drug reaching the systemic circulation following any route of administration कि कितना आपका फ्रिक्शन अमाउंट होगा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच पाएगा जब वो किसी भी रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करें, चाहे हम ओरली रूट के थ्रू, आईएम, आईवी, सबक्यूटेनियस, नेजल, इनहेलेशन, किसी भी रूट के थ्रू आप इंसर्ट कराएं, लेकिन आपने जितना अमाउंट दिया है और कितना आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच पा रहा है अनचेंज फॉर्म में, उसको बोलते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज अमाउंट ऑफ सबस्टांस इज यूरिन रिलेटिव टू द इनिशियल डोज, नहीं, यूरिन से हमें कोई रिलेशन नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द अप्रोप्रिएट एलिमेंट्री रूट। एलिमेंट्री रूट मतलब गट कनाल की बात हो रही है, यहाँ पर ओरली रूट की बात हो रही है। ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन पासेस ऑफ ड्रग थ्रू द लीवर इज मिनिमाइज। ये बोल रहा है कि आपके पूरी गट कैनाल के अंदर आपको डिस्कस करना है, सोचना है और आपको बताना है कि आपकी ड्रग जो है जब वो थ्रू द लीवर इज मिनिमाइज, कि भाई वो गट कैनाल में से होके जानी चाहिए आपकी ड्रग, लेकिन लीवर के अंदर उसका पहुंचना मिनिमम होना चाहिए। देखो ओरली रूट में गट कैनाल से ही जाएगी, लेकिन लीवर में जाएगी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगी, इसलिए ओरल यहां पर आंसर नहीं होगा। ट्रांसडर्मल में वो आपकी गट कैनाल में नहीं जाती। इंट्राड्यूडोनल के अंदर भी नहीं, ड्यूडोनल के अंदर देखो, ड्यूडोनल से ही आपका लीवर यहां पर अटैच होता है ना, तो इस वजह से ड्यूडोनल के अंदर भी अगर आप सीधा ड्रग को भेजोगे तो वो भी लीवर के अंदर जाएगी, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। रैक्टल में जब हम इंसर्ट कराते हैं ना रैक्टल रूट से, तो वो लीवर के अंदर नहीं जाती, लीवर के अंदर उसका मिनिमम पार्ट जाता है, या हम कहेंगे लगभग ना के बराबर ही जाता है, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर। ड्यूडोनल में भी जाएगी क्योंकि ड्यूडोनल से ही कनेक्टेड है ना लीवर, दैट इज वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इनमें से आपका कौन सा ड्रग है जो इस रूट के थ्रू जाएगा, तो मोस्टली चांसेस है कि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगा, तो वो ओरली है ना, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो ओरल की है, तो ओरल हो जाएगा आंसर वैसे तो। बाकी सबलिंगुअल में डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन, इंट्रावीनस में डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन, और इंट्रामसल में भी डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो इन तीनों के केस में नहीं होगा, सिर्फ ओरल के केस में होगा, दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ओरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओरल रूट। ओरल रूट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, देखो ऑनसेट ऑफ एक्शन इज फास्ट, नहीं, स्लो है। अब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द जीआईटी ट्रैक सिक्रीशंस एंड मोटर फंक्शंस, बिल्कुल जीआईटी ट्रैक को फॉलो करता है, इस वजह से जीआईटी ट्रैक के सिक्रीशन से और उसके मोटर फंक्शन से अफेक्ट होता है, बिल्कुल सही बात है ना। फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन देखने को मिलता है वो इंजेक्शन वाले केस में, पेरेंटल वाले केस में देखने को मिलता है ज्यादा, सबसे ज्यादा। फिर ड्रग रीचेज द ब्लड पासिंग द लीवर, बिल्कुल लीवर को पास करके नहीं, लीवर से होकर के गुजरता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है, तो उसको पास करके नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। द स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिसिनल फॉर्म इज ऑब्लिगेटरी, यहाँ पर स्टरलाइजेशन की जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है, स्टरलाइजेशन तो हम सभी का करेंगे, है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर है कि इसमें जो अब्जॉर्प्शन है वो जीआई ट्रैक्ट के सिक्रीशंस और मोटर फंक्शंस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिक द फीचर ऑफ सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट का फीचर बताना है आपको। प्रीटी फास्ट अब्जॉर्प्शन, बिल्कुल फास्ट अब्जॉर्प्शन होता है, डायरेक्टली आपकी टंग के नीचे रखते हैं हम ड्रग को और सीधे ही वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, तो प्रीटी फास्ट अब्जॉर्प्शन होता है, बिल्कुल सही बात है। अ ड्रग इज एक्सपोज टू गैस्ट्रिक सिक्रीशन, नहीं, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस की कांटेक्ट में नहीं आती, जाती ही नहीं ना गट के अंदर, सीधे ही टंग के नीचे रखते हैं और सीधे ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, तो गलत है ये स्टेटमेंट। A drug is exposed more prominent liver metabolism, लीवर मेटाबॉलिज्म में जाती नहीं, वो जा ही नहीं देना गट में, तो लीवर मेटाबॉलिज्म की कहां बात आ जाएगी। A drug can be administered in a variety of doses, अलग अलग डोज में हम ड्रग को दे सकते हैं, नहीं, एक फिक्स रहती है क्योंकि एक फिक्स अमाउंट ही हम टंग के नीचे रख सकते हैं, और एक क्योंकि डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा अमाउंट दे दें यहाँ पर, तो हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ही देना पड़ता है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ डोजेस नहीं दे सकते,
तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है कि प्रिटी फास्ट अब्जॉर्प्शन यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द पेरेंटल रूट ऑफ मेडिसिनल एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कि अगर आपको किसी भी मेडिसिनल एजेंट को एडमिनिस्टर कराना है पेरेंटल रूट से, तो कौन सा सही रहेगा। पेरेंटल रूट की बात हो रही है, मतलब मोस्टली वैसे तो इंजेक्शंस की बात हो रही है, पर इंजेक्शंस के अलावा इसके अंदर जो हम इनहेल करते हैं ना, इनहेलेशंस, वो भी आपके पेरेंटल में ही काउंट होते हैं। तो रेक्टल रूट तो आपके पेरेंटल में नहीं आएगा, ओरली भी नहीं आएगा, सबलिंगुअली भी नहीं आएगा, ये तो पूरा आपकी जीआईटी ट्रैक्ट एंटरल रूट के अंदर आता है ये। तो पेरेंटल में क्या आता है आपकी इनहेलेशन, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इनहेलेशन, ये है आपके एंटरल रूट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज इनहेलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है, देखो, कैन नॉट बी यूज विद पेशेंट, नहीं, अनकॉन्शियस पेशेंट्स के केस में ही ज्यादातर पेरेंटल दिया जाता है, तो ये गलत हो गया, है ना, अनकॉन्शियस में देते हैं। सेकेंड है जनरली रिजल्ट्स इन लेस एक्यूरेट डोजेज देन द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल से कम एक्यूरेट होती है, नहीं, ज्यादा एक्यूरेट देनी पड़ती है, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए डोजिंग के अंदर यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है यूजुअली प्रोड्यूस अ मोर रैपिड रिस्पॉन्स देन द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही बात है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के कंपैरिजन में ये बहुत ही फास्टर रिस्पॉन्स देता है। फोर्थ है इट इज टू स्लो फॉर द इमरजेंसी यूज, इमरजेंसी यूज के लिए स्लो है, नहीं, बहुत ही फास्ट है ना, फास्ट है, और इसलिए तो इमरजेंसी सिचुएशन में पेरेंटली दिया जाता है ना, ओरली नहीं देते वहां पर। तो करेक्ट आंसर हो गया आपके सी, दैट इज ये जो है वो रैपिड रिस्पॉन्स देता है कंपैरेटिव टू ओरल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट, दैट इज आईएम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि जब हम ड्रग को ले रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उसमें आईएम रूट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो देखिए, ओनली वाटर सोल्यूशंस कैन बी इंजेक्ट, नहीं, वाटर सोल्यूशंस नहीं होते, मोस्टली ऑयली सोल्यूशंस होते हैं जो आईएम रूट के थ्रू दिए जाते हैं, वाटर सोल्यूशंस नहीं होते। ऑयली सोल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, बिल्कुल सही, ऑयली ही दिए जाते हैं, क्योंकि मसल से वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे वाटर सोल्यूशन, वो ऑयली ही कर पाते हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन इंजेक्शन, नहीं, हाइपोटोनिक इंजेक्शन नहीं देंगे। द एक्शन डेवलप स्लोली एट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की कंपैरिजनली स्लो एक्शन होता है, नहीं, फास्ट होता है, फास्ट होता है। जैसे फीवर वगैरह होता है, पहले आप टैबलेट लेते हो, है ना, ठीक नहीं हो पाते, फिर इंजेक्शन लगवाते हो ना, वो इंजेक्शन मोस्टली आईएम का इंजेक्शन होता है ना, फीवर वाला जो होता है, तो वो क्यों देते हैं, ताकि फास्टर एक्शन देखने को मिले, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ड्रग इज रेंडर देम, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना जो ड्रग का, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बायोलॉजिकली ट्रांसफर हो जाना, ट्रांसफर हो जाने का मतलब ये है कि या तो आपका जो इनएक्टिव ड्रग होगा, ठीक है, ये इनएक्टिव ड्रग आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव ड्रग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, उसको भी क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। एक होता है कि आपकी जो एक्टिव ड्रग है वो आपके एक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, या फिर आपकी एक्टिव ड्रग जो है वो इनएक्टिव ड्रग के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ये तीनों ही प्रोसेस आपके बायो ट्रांसफॉर्मेशन में आती है, ठीक है। तो ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये आपके सब्सटेंस को या ड्रग को क्या बना देता है, लेस आयनाइज, मोर फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, मोर लिपिड सोल्यूबल और लेस लिपिड सोल्यूबल। देखो मोस्टली तो लेस लिपिड सोल्यूबल बनाता है, इसका रीजन क्या है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस किया जाता है ना, वो इसलिए किया जाता है कि ड्रग जो है मेटाबोलाइज होकर के एक्सक्रीट आउट हो जाए, उसके एक्सक्रीशन को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपके लिपिड सोल्यूबल ड्रग को लेस लिपिड सोल्यूबल ड्रग में, या हम कहते हैं पोलर ड्रग के अंदर, पोलर ड्रग के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ताकि ड्रग का एक्सक्रीशन यहाँ पर फास्टर हो, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, सोल्यूबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन इन द फेज 1 इज, फेज 1 के अंदर आती है आपकी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर कि फेज 1 में क्या क्या आती है, एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन, नहीं, ये फेज 2 की रिएक्शन है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबस्टेंस ड्यू टू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस, बिल्कुल सही। ग्लूकोरोनाइड फॉर्मेशन, नहीं, फेज 2 की है। बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेशन नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबस्टेंस ड्यू टू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी हाफ, यानी टी हाफ का मतलब है कि आपकी ड्रग जो है वो आधी हो गई है, हाफ हो गई है, ठीक है। इज अ टाइम रिक्वायर्ड, टी हाफ किस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, वो टाइम जिसमें आपकी ड्रग की कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है, उसको बोलते हैं टी हाफ। तो चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग द एलिमिनेशन, बिल्कुल सही है, हाफ हो जाती है आपकी ड्रग,
उसी को बोलते हैं टी हाफ। मेटाबोलाइज द हाफ ऑफ एन इंट्रोड्यूस ड्रग, जितनी आपने ड्रग इंट्रोड्यूस की उसकी हाफ आपके यहाँ पर मेटाबोलाइज हो जाती है। नहीं, मेटाबोलिज्म से मतलब नहीं है कि भाई वो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो गई, नहीं, वो आपकी 50% कंज्यूम हो गई है और अभी 50% आपके एलिमिनेशन में है, ड्यूरिंग द एलिमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अब्सॉर्ब अ हाफ ऑफ इंट्रोड्यूस ड्रग, आपने जितनी ली उसका 50% अब्सॉर्ब हो गई तो 50% बायो अवेलेबिलिटी हो गई, मतलब है ना, बायो अवेलेबिलिटी होगी, वो हाफ लाइफ नहीं होगी। बाइंड द हाफ ऑफ इंट्रोड्यूस ड्रग टू द प्लाज्मा प्रोटीन, नहीं, प्लाज्मा प्रोटीन से भी रिलेशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर है कि चेंज द अमाउंट ऑफ एन ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ, कि आपकी प्लाज्मा में पहुंच गई, जैसे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जितनी पहुंचनी थी पहुंच गई, अब उसका हाफ आपके जो है यहाँ पर काम कर दिया है उसने और अब वो एलिमिनेशन की तरफ है, मतलब एलिमिनेट हो गई 50%, 50% ही ड्रग बची है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, उसको बोलते हैं उसका टी हाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ एक्सेप्ट, फार्माकोडायनेमिक्स में मेनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस किया जाता है कि कैसे आपकी ड्रग बॉडी में एक्ट करेगी, है ना। तो इसमें एक्सेप्ट पूछा है यानी कि क्या नहीं है, तो 3 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होगा, उसको ढूंढना है, ठीक है। तो ऑप्शन है बायोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ एन ड्रग, बिल्कुल सही। अब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन ड्रग, नहीं, ये क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, ये काइनेटिक्स है, तो अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं, ड्रग इंटरैक्शंस भी इसमें डिस्कस करते हैं, क्या नहीं करते, अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग, फार्माकोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, जैसे कि मैंने बताया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ये है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, बिल्कुल सही। अदर ऑप्शंस क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन एन ऑर्गेनिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन उसमें करते हैं काइनेटिक्स के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन ड्रग काइनेटिक्स के अंदर, एक्सक्रीशन ये भी काइनेटिक्स के अंदर, तो ये तीनों तो आप किस में करते हो, काइनेटिक्स में स्टडी करते हो, ये आप फार्माकोडायनेमिक्स में करते हो, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एफिनिटी मींस, देखो एफिनिटी का मतलब है कि आपकी ड्रग जो है वो कितनी एफिनिटी रखती है रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की, कितनी टेंडेंसी रखती है, उसको बोलते हैं उसकी एफिनिटी, ठीक है। तो एफिनिटी का क्या मतलब है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ टाइटली अ ड्रग बाइंड टू अ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कितनी बाइंड कर रही है, नहीं, इट मेजर हाउ टाइटली अ ड्रग बाइंड टू ए रिसेप्टर, बिल्कुल सही, रिसेप्टर के साथ कितनी बाइंड कर रही है उसको बोलते हैं उसकी एफिनिटी। अ मेजर ऑफ इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ एन ड्रग, ड्रग की इनहिबिटिंग पोटेंसी होती है, नहीं। मेजर ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है कि ड्रग जो है वो आपकी कितना रिसेप्टर के साथ बाइंड हुई है वो होती है उसकी एफिनिटी, दैट इज वाई करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टारगेट प्रोटीन्स विच इज अ ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड्स टू, कि भाई जो आपके टारगेट प्रोटीन्स होते हैं ना, जो आपके ड्रग मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है, तो वो किस किस से बाइंड करते हैं, ठीक है, वो टारगेट प्रोटीन बताने जिनके साथ आपका ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड करता है, तो रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं आपकी ड्रग, हाँ, आयन चैनल के साथ करती है, हाँ, कैरियर प्रोटीन्स के साथ करती है, हाँ, तो ऑल ऑफ द अबव, हाँ, इन सभी के साथ करती है, रिसेप्टर के साथ भी, आयन चैनल्स के साथ भी, कैरियर के साथ भी, तीनों के साथ आपकी ड्रग बाइंड हो जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ एगोनिस्ट इज इन सबस्टांस, एगोनिस्ट कौन सा सबस्टांस होता है, एगोनिस्ट जो कि जो एक्शन है उसको फेवर करता है उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। तो देखो इंटरेक्ट विद एन रिसेप्टर विदाउट प्रोड्यूसिंग एन इफेक्ट, मतलब रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन करता है और कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता, नहीं, वो एगोनिस्ट नहीं होता। interact with the receptors and initiate changes in the cell function and producing various effects, हाँ बिल्कुल रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, सेल फंक्शनिंग को इनिशिएट भी करता है और डिफरेंट इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ अनदर सबस्टांस टू प्रोड्यूस इफेक्ट, नहीं, दूसरे सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन को नहीं बढ़ाता। इंटरेक्ट्स विद द प्लाज्मा प्रोटीन एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, नहीं, प्रोड्यूस तो करता है नहीं इफेक्ट, तो ये तो गलत हो गया ना, और ना प्रोटीन बाइंडिंग से है, यहाँ तो इफेक्ट है, रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और फिर इफेक्ट देगा, उसको बोलते हैं एगोनिस्ट, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दैट अ एंटागोनिस्ट इज इन सबस्टांस, एंटागोनिस्ट होता है जो अपोजिट एक्शन देता है, अपोजिट एक्शन ऐसे नहीं देता कि भाई इफेक्ट को अपोज कर देता है, नहीं, देखो एक तो एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट जब आपका ड्रग से बाइंड होगा ना तो क्या होगा कि आपको उसके फेवर में इफेक्ट देखने को मिलेंगे। एंटागोनिस्ट क्या करता है, एंटागोनिस्ट यहाँ पर खुद आकर के बाइंड हो जाता है और एगोनिस्ट को बाइंड नहीं होने देता, इस वजह एगोनिस्ट का इफेक्ट आना था ना
वो नहीं आ पाता जब एंटागोनिस्ट बाइंड करता है तो ऑप्शंस क्या है आपके पास कि बाइंड टू द रिसेप्टर, बिल्कुल सही। इनिशिएट चेंजेस इन द सेल फंक्शन एंड प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम इफेक्ट, नहीं, ये करता है आपका एगोनिस्ट। एगोनिस्ट ऐसा करेगा कि वो बाइंड होगा और मैक्सिमम इफेक्ट देगा, एंटागोनिस्ट नहीं करेगा ऐसा। बाइंड्स टू द रिसेप्टर, बिल्कुल सही। इनिशिएट चेंजेस इन द सेल फंक्शन एंड प्रोड्यूसिंग सब मैक्सिमम इफेक्ट, भाई यहाँ तो मैक्सिमम इफेक्ट दे रहा है, यहाँ पर सब मैक्सिमम दे रहा है, तो जो सब मैक्सिमम होता है ना उसको बोलते हैं हम पार्शियल एगोनिस्ट। ठीक है, ये पार्शियल एगोनिस्ट के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है इंटरेक्ट विद द प्लाज्मा प्रोटीन एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, नहीं, रिसेप्टर से ही बाइंड करता है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है यहाँ पर। फोर्थ है बाइंड्स टू द रिसेप्टर, बिल्कुल सही, विदाउट डायरेक्टली अल्टरिंग देयर फंक्शन, वही तो कह रही हूँ, डायरेक्टली कोई अल्टर नहीं करता, जो एगोनिस्ट का इफेक्ट होता है ना वो नहीं प्रोड्यूस होने देता, तो इस वजह से अल्टीमेटली हम कहते हैं कि अपोजिट एक्शन देता है। अपोजिट एक्शन दे नहीं रहा होता है, बस वो एगोनिस्ट का जो एक्शन होता है उसको आने नहीं दे रहा होता है, तो इस तरीके से रिसेप्टर से बाइंड करता है और डायरेक्टली फंक्शंस को अल्टर नहीं करता, पर कहीं ना कहीं करता है अल्टर, ठीक है, इनडायरेक्टली करता है। 41th क्वेश्चन है कि आइडियोसिंक्रेसी रिएक्शन क्या होती है। आइडियोसिंक्रेसी रिएक्शन का मतलब होता है कि ड्रग की कोई अबनॉर्मल रिएक्शन जो हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर रखी होती, हमने किसी इंडिविजुअल में सडनली देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। तो क्या है ये, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, नहीं। इट इज अ टाइप ऑफ ड्रग एंटागोनिस्ट, नहीं। अनप्रिडिक्टेबल, इनहरेंट, क्वालिटेटिवली अबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ एन ड्रग, बिल्कुल सही, कि ड्रग की अबनॉर्मल रिएक्शन को बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। एंड इट इज क्वांटिटेटिवली एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स, की एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स है, नहीं, उसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जो कहता है कि विच फिनोमिना कैन अकर इन केस ऑफ यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, अगर हम ड्रग के कॉम्बिनेशन को यूज करें तो हमको क्या देखने को मिलेगा। देखो, दो ड्रग होती है, एक ड्रग ए और एक ड्रग बी। अगर आपने एक ड्रग ए दे रही है एक्स इफेक्ट और बी ड्रग दे रही है वाई इफेक्ट, और आपने दोनों ड्रग दी ए और बी और इफेक्ट हो जाता है एक्स प्लस बी, है ना, तो उसको बोलते हैं एडिशन। और एक और या फिर इसको हम सिनर्जिज्म भी बोलते हैं। सिनर्जिज्म का भी मतलब होता है कि एडिशन ऑफ इफेक्ट, तो उसको बोलते हैं सिनर्जिज्म। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो फिनोमिना जिसके अंदर ड्रग का जो इफेक्ट होता है वो कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, सिनर्जिज्म। टॉलरेंस का मतलब है कि आप ड्रग देते जा रहे हो और इफेक्ट होना बंद हो जाए, उसको बोलते हैं टॉलरिज्म। एक्यूमुलेशन में ड्रग आप लेते जा रहे हो, इकट्ठा होती जा रही है और टॉक्सिक इफेक्ट दे रही है, वो एक्यूमुलेशन। और ट्रैकीफाइलिक्सिस का मतलब है कि एडवर्स रिएक्शंस। सिनर्जिज्म का मतलब होता है जो इफेक्ट होगा वो आपके एड हो जाएगा, एडिशन ऑफ इफेक्ट्स कहलाता है सिनर्जिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने कहा कि मतलब थोड़ा ये डिफरेंट इफेक्ट है, तो ट्रैकीफाइलिक्सिस क्या है, अ ड्रग इंटरेक्शन बिटवीन दो सिमिलर टाइप ऑफ ड्रग, दो ड्रग है, दोनों सिमिलर है, उनकी ड्रग इंटरेक्शन हो गई, नहीं। वेरी रैपिडली डेवलपिंग टॉलरेंस, हाँ, जो बहुत ही जल्दी टॉलरेंस डेवलप हो जाता है उसको बोलते हैं ट्रैकीफाइलिक्सिस। डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ ड्रग का रिस्पॉन्स खत्म हो जाना, तो वो है आपके, वो भी टॉलरेंस ही वैसे तो। टेकिंग डेज और टूज टू डेवलप, जिसको डेवलप होने में कई दिन या कई वीक्स लगते हैं उसको हम टॉलरेंस पर्टिकुलरली बोलते हैं, और अगर बहुत जल्दी टॉलरेंस डेवलप हो गया है तो उसको बोलते हैं ट्रैकीफाइलिसिस। और नन ऑफ द अबो, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इफेक्ट में लीड टू टॉक्सिक रिएक्शन, इनमें से कौन सा इफेक्ट है जिससे टॉक्सिक रिएक्शन देखने को मिलेगी, जब ड्रग इज टेकन कंटिन्यूसली और रिपीटली। अगर आप ड्रग को कंटिन्यूसली ले रहे हो या रिपीटेडली ले रहे हो तो वो ड्रग आपकी बॉडी में इकट्ठा होती जाएगी, यानी कि क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, है ना, तो आपको देखने को मिलेगा रिफ्रैक्शनस, नहीं, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, हाँ। टॉलरेंस भी होगा, लेकिन आप ये कि जैसे आप कंटिन्यूस मैनर में ले जा रहे हो तो पर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ले रहे हो, तो वो हो गई टॉलरेंस, कि उसका इफेक्ट आना बंद हो जाएगा, उसको बोलते हैं टॉलरेंस। और ट्रैकीफाइलिसिस तो हमने बोला इसे कि भाई फास्टर टॉलरेंस ट्रैकीफाइलिसिस, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कंटिन्यूसली जब आप ले रहे हो तो वो बॉडी में इकट्ठा हो रही है, टॉक्सिक इफेक्ट दे रही है, उसको क्या बोल रहे हैं, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस, कौन सी फार्माकोकाइनेटिक नहीं है, अब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है, साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट फार्माकोकाइनेटिक्स में नहीं आता, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके साइड इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोडायनेमिक कंसीडर्स, फार्माकोडायनेमिक्स में क्या आता है, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ड्रग किस तरीके से ड्रग डज इफेक्ट टू द बॉडी, ड्रग का बॉडी के ऊपर इफेक्ट।
ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, द वे ड्रग ब्रिंग्स अबाउट देयर थेरापेटिक इफेक्ट, किस तरीके से ड्रग यहाँ पर थेरापेटिक इफेक्ट देती है, बिल्कुल सही। द वे ड्रग आर अब्सॉर्ब डिस्ट्रीब्यूट मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट, किस तरीके से ड्रग अब्सॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबोलाइज होगी, एक्सक्रीट होगी, यानी कि ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज हो गई ये। द वे ड्रग इज डराइव फ्रॉम द हर्बल एंड नेचुरल सोर्सेज, किस तरीके से हर्बल सोर्सेज से, नेचुरल सोर्सेज से आप ड्रग को डराइव कर सकते हो। द वे ड्रग्स कैन बी यूज टू डायग्नोज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, कि किस तरीके से आप ड्रग को यहाँ पर डायग्नोज कर सकते हो, है ना, कैसे डिजीज को ट्रीट कर सकते हो, डिजीज को होने से रोक सकते हो, ये भी आपके फार्माकोडायनेमिक्स में नहीं आएगा, फार्माकोडायनेमिक्स में आएगा कि किस तरीके से आपकी ड्रग थेरापेटिक इफेक्ट देती है। दैट इज वाई करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द लीवर इज द मेजर ऑर्गन फॉर, किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे ज्यादा काम करता है। तो ऑप्शन आपका वैसे तो मेटाबॉलिज्म हो गया, बाकी अदर ऑप्शन से अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, मेटाबॉलिज्म इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स एंड मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड बाय, किसके थ्रू मोस्ट ऑफ द ड्रग एक्सक्रीट होते हैं, यूरिन के थ्रू सबसे ज्यादा होते हैं, और यूरिन में बेसिकली मतलब किडनी के थ्रू यहाँ पर मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ड्रग एंड मेटाबोलाइट्स किसके थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, किडनी के थ्रू, उसके बाद सेकंड नंबर पे बाइल के थ्रू, है ना, और फिर बाकी लेस अमाउंट में लंग्स और पर्सपिरेशन, सलाइवा, टीयर्स, इनसे भी होते हैं, पर कंसर्न काफी कम अमाउंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है 49, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट कन्वीनियंट एंड वुड नॉट रिक्वायर स्किल हेल्थ केयर सुपरविजन, कौन सा रूट है जिसमें किसी सुपरविजन की जरूरत नहीं है और सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है, ओरली रूट, सबसे ज्यादा वही टैबलेट खाते हो आप, है ना, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, ओरल। बाकी इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, तीनों के लिए आपको सुपरविजन की जरूरत है, एक फिजिशियन की जरूरत है जो इंजेक्शन लगा सके, तो सबसे कन्वीनियंट क्या है, ओरल। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेरेंटल प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा है जो पेरेंटल प्रोडक्ट है, एक्सेप्ट, यानी कि एक है जो नहीं है, बाकी सब है पेरेंटल प्रोडक्ट। एम्प्यूल्स का इंजेक्शन लगता है, वायल्स का इंजेक्शन लगता है, प्री फिल्ड सिरिंजेस, सिरिंजेस है मतलब इंजेक्शन लगेगा, टॉपिकल पेचेस इंजेक्शन से नहीं लगता, तो ये पेरेंटल प्रोडक्ट नहीं है, बाकी आपके तीनों पेरेंटल प्रोडक्ट हैं, दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज टॉपिकल पेचेस। ठीक है, तो ये हुए हमारे फर्स्ट 50 एमसीक्यूज फार्माकोलॉजी फर्स्ट के। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हम और इसी तरीके के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।